Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the poem Ode on Solitude by Alexander Pope. This content belongs to General English paper same 2. First of all, we will discuss about the poet Alexander Pope, then about the poem, and at last we directly discuss the main content of the poem. Okay, in Hindi language. Okay, yeah. बीच बीच में आपको मेरे बच्चे की आवाज़ आएगी, so I hope you don't mind it. Okay, Alexander Pope, who was a English poet or a Britain poet. अब जिन लोगों को BA विथ इंग्लिश लिटरेचर होगा, जिन स्टूडेंट्स का उन्हें पता होगा कि हमारी जो ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसे काफ़ी एजेस में डिवाइड किया गया है. ओके, सो एज ऑफ चौसर से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक हमारा पूरा लिटरेचर जो है ब्रिटिश का वो डिवाइडेड है. उसमें से ये जो है अलेक्जेंडर पोप वो ऑगस्टन एज को बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑगस्टन और रेस्टोरेशन एज, उस एज के दौरान के ये सबसे ग्रेट पोइट माने जाते हैं जिन्होंने सेटायर लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा और क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है. ओके, सो ही वॉज अ फेमस फॉर अ सेटायरिकल वर्क. तो इसका अगर जो हम टाइमिंग डिस्कस करें तो इट इज़ रफली बिटवीन द ऑगस्टन एज और रेस्टोरेशन एज, इन दोनों के बीच के हैं वो. ठीक है, उनका फेमस वर्क है रैप ऑफ द लॉक, डंशियाट और एसे ऑन क्रिटिसिज्म. उन्होंने एक ट्रांसलेशन वर्क किया है जो है ओमर्स की लिखी हुई एपिक, जिसका नाम है इलियाड. ओके, उन्होंने पॉपुलराइज्ड किया था द यूसेज ऑफ हीरोइक कपलेट इन पोएट्री. वो जो पोएट्री लिखते थे उसमें हीरोइक कपलेट यूज़ करते थे. हीरोइक कपलेट क्या होता है? ऐसे लाइन में पोएट्री होती है, उसके बीच में ऐसे कोमा आएगा. ठीक है, उसके बाद वापस कोमा. तो दो लाइन्स में लिखी हुई होती थी ये हीरोइक कपलेट, और इसके बीच में कोमा आएगा, उसे हम कहेंगे हीरोइक कपलेट. तो इस तरीके से वो लिखते थे और उन्होंने इस हीरोइक कपलेट का जो यूज़ है उसे काफ़ी पॉपुलर किया था. नाउ ओड ऑन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन. ठीक है, ओड का मतलब होता है लिरिकल पोएम, एड्रेसेस सम स्पेशल सब्जेक्ट्स और मैटर. किसी भी कोई एक सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने लिखा होगा उसे हम कहेंगे लिरिकल पोएम. नाउ अबाउट द पोएट. पोएम क्या है? सो Alexander Pope has written this poem when he was a 12-year-old. जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने पहली बार ये लिखा था. इनकी जो थीम है इस पोएम की वो है लाइफ अलोन इन अ कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब क्या होता है? इंग्लैंड की अगर जो आप वर्क देखेंगे तो उसमें दो सेटिंग मिलेगी आपको. एक होगी कंट्री साइड और एक होगा सोसाइटीज़. ठीक है, अर्बन एरियाज जो कहते हैं उन्हें, वो उसे हम कहेंगे अर्बन एरियाज़. और कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया. रूरल एरिया मतलब कि जैसे गांव में घर वगैरह होते हैं, खेत खलियान होते हैं, उसके बीच में जो घर होते हैं वैसे ही, तो उसे हम कहेंगे कंट्री साइड. ठीक है, सो फाइंडिंग अ पीस इन अ सिंपल वे ऑफ लाइफ. तो थीम ये है कि एक सिंपल ज़िंदगी जीकर उसके अंदर एक शांति को वो खोज रहे हैं, उसी बारे में उन्होंने लिखा हुआ है. मूड अगर बात करें तो वो है होपफुल एंड रिफ्लेक्टिव. उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है एबी. ये हमें MCQ में आ सके वैसा है, लेकिन अबाउट तो पोएट हमें कुछ भी नहीं पूछते. लेकिन हाँ, अगर जो आपको शॉर्ट नोट बोले कि लिखना है आपको शॉर्ट नोट रिगार्डिंग द ओड ऑन सॉलिट्यूड, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा बहुत पोएट के बारे में लिखें, उसके बाद इस पोएम के बारे में लिखें. ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे साथ ही हम समझेंगे और साथ ही हमें उसे ट्रांसलेट करते जाएंगे. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर. विश यानी उसकी इच्छा, केयर यानी ध्यान रखना. अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड. ठीक है, ये मैंने गुजराती वालों को जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया हुई थी, ये वही है पोएम और वही नोट से मैंने इसे दोबारा नहीं लिखा क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, सो हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स फाउंड. पैटर्नल एकर्स का मतलब होता है जो हमें ज़मीन मिलती है अपने बाप दादाओं से. ठीक है, पुरखों से जो हमें ज़मीन मिलती है उसे. एकर्स बाउंड. कंटेंट टू ब्रीथ. कंटेंट का मतलब होगा संतोष होना, संतुष्टि होना. टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर. नेटिव यानी खुद का वतन, खुद की बबू. इन हिज ओन ग्राउंड, खुद की ज़मीन पर. तो वो कहते हैं कि वो इंसान बहुत खुश नसीब होता है, बहुत खुश होता है जिसकी इच्छा होती है या जिसका ध्यान होता है, मतलब कि वो एक ही चीज़ को
मानते हैं कि वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशनसीब है जिसके पास अपने बाप दादाओं की थोड़ी बहुत ज़मीन है, जिसके अंदर वो रहते हैं, अपने ही नेटिव टाउन में रहे हैं, उसे अपनी घर ज़मीन या फिर जो अपना वतन है उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही ग्राउंड में वो रहे हैं, मतलब कि जहाँ वो खुद बड़े हुए वहीं पर उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो वो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा लकी होते हैं या सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। हुज हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है ओ माँ, हेलो चढ़ वेलो हेलो सागर खम्मा मगनी के तो कागज हाणे ना हटाच ओके या सॉरी। हुज हर्ड्स विथ मिल्क, यानी उन्हीं के पास खुद के ही पशु है जिसका मिल्क वो दूध पीते हैं। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, उनका खुद के खेतर है, खेत खलियान है जहाँ पर वो अनाज उगाते हैं और उसी की रोटी खाते हैं। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ द अटायर, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम ऑल द अटायर, मतलब कि उनके पास उनकी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत जितनी भी उसकी नीड्स है वो खुद ही वो लोग फुलफिल कर रहे थे। हुज ट्रीज़ इन अ समर यील्ड हिम शेड, जिनके बड़े बड़े खेत में जो पेड़ है खुद के लगाए हुए जो उन्हें समर में उसे छाँव दे रहे हैं। इन विंटर ऑफ फायर, और जब विंटर होता है तब वो उसी से फायर, मतलब कि जो उसी से वो लोग खुद को वार्म रखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो लोग खुशनसीब है जिसके पास खुद का खेत है, खुद की जो पैटर्नल मिली हुई है ज़मीन उसी में वो रहते हैं, उसके बच्चे भी वहीं पर रहते हैं और अपने नेटिव की जो हवा है उसे ही वो, मतलब अपनी मातृभूमि को अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। वैसे लोग बहुत खुशनसीब है। उसके सेकंड स्टांजा में उन्होंने कहा हुआ है कि वो लोग खुश रहते हैं जिसके पास खुद का पशुधन है जो उन्हें दूध देता है, खुद का खेत है जिसमें वो लोग रोटी जिसके हाँ खुद का फील्ड है जहाँ से वो लोग अपनी जस्ट सेकेंड ओके हाँ उसके खेत में ही वो अपनी जो अनाज उगाते हैं उसी का वो लोग भोजन, मीन शॉर्ट उनकी खुद की जितनी भी नीड है वो सारी फुलफिल वो हो जाती है उसके उसी खेत खलिहान से और उसी पशुधन से। वही पेड़ है जो उन्हें समर में छाँव देते हैं और जब विंटर होती है तब वो उन्हें काम आते हैं धूप खुद को वार्म रखने में, ठीक है, फायर लगाने में। ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेस, हु कैन अनकॉन्सर्नली, अनकॉन्सर्नली, कंसर्न का मतलब होता है सोचना, ठीक है, अनकॉन्सर्नली मतलब सोचे बिना। फाइंड, फाइंड यानी ज़रूरत, फाइंड शोधना, खोजना। आवर्स डेज एंड ईयर्स असाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। वो लोग सच में बहुत ही लकी होते हैं जो बिना सोचे, बिना सोचने की ज़रूरत हुए अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं, जो एक कहीं घंटे दिन साल ऐसे ही एक दूसरे के साथ बिता देते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो हेल्दी है, जिसका माइंड जो है वो बहुत शांत है और बस ऐसे ही शांति से सुकून भरे ज़िंदगी और दिन बीत रहे हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, जिसे रात में बहुत अच्छी नींद आती है। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, ठीक है, जिसे रात में बहुत ही अच्छी गहरी नींद आती है। एंड स्टडी एंड ईज़, बहुत ही ईजीली वो उन्हें नींद आ जाती है। टुगेदर मिक्सड स्वीट रिक्रिएशन, जब भी वो मिक्स होते हैं एक साथ मिलते हैं तब वो एक स्वीट रिक्रिएशन, मतलब कि फिर से अपनी स्वीट भरी जो चीज़ें होती है, स्वीट मेमोरीज होते हैं, उसे वो फिर से बनाते हैं। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज़ विथ मेडिटेशन, और वो इनोसेंस, वो भोलापन जो उन्हें खुश भी करता है और उनका ध्यान उसी खुशी के लिए होता है, मतलब कि उनका ध्यान जो है वो कैसे हमें खुश रहना चाहिए उसी चीज़ पर होता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे आप डांटो बोलो कुछ भी बोलो, थोड़ी देर बाद वो वापस अपने ही बेसिक नेचर में आ जाएगा, वापस खुश हो जाएगा, ठीक है। वैसे दस, इसीलिए लेट मी लीव, इसीलिए मुझे जीने दो। अनसीन एंड अननोन, बिना किसी को देखे मुझे अननोन रहना है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो है वो उस वक्त के काफ़ी फेमस फिगर थे, तो इन्हें लगता है कि वो लोग की लाइफ जो है वो काफ़ी इजी और पीसफुल होती है जो लोग इतने फेमस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि सो लेट मी लीव अनसीन एंड अननोन। दस अनलेमेंटेड, अनलेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है रोना, शोक, किसी की मृत्यु के पश्चात जो शोक होता है ना हमारे अंदर वो, ठीक है। अनलेमेंटेड का मतलब होता है कि जो मेरी मौत के बाद कोई भी दुखी ना हो। लेट मी डाई, इसलिए मुझे ऐसी मौत मरनी है जिसके बारे में किसी को पता ना हो, किसी को भी इसके बारे में खबर ना हो, ताकि कोई दुखी ना हो मेरी मौत के ऊपर। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से अलग, मैं खुद को लिए, कहते हैं ना हम खुद के लिए एक जगह बना रहा हो दुनिया से चुरा कर, वैसे। एंड नोट अ स्टोन टेल हु वेयर आई लाई,
और किसी को भी पता ना हो, इवन एक पत्थर को भी पता ना हो कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ और कहाँ पर मेरी मृत्यु हुई है। इन शॉर्ट वो यही चाहते हैं कि वर्ल्डली प्लेजर से दूर हम अपनी शांति से सुकून भरी दुनिया बिताएं और वहीं पर मृत्यु हो जाए, ताकि किसी को भी पता ना चले, हाँ, किसी को भी पता ना चले कि आपकी मृत्यु हो गई है। अब उसमें बताया गया है कि राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, हमें देखना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है केयर, तो ये अलग है, सबसे पहला है, तो इसे हम देंगे ए। बाउंड, तो ये दूसरा हुआ बी। अब केयर और एयर, इन दोनों की अगर राइमिंग देखें तो सेम है, केयर एयर, तो यहाँ हम लगाएंगे ए। यहाँ पर है बाउंड और ग्राउंड, तो बी, तो हुआ ए बी। ठीक है, इसे हम कहेंगे राइमिंग स्कीम। वैसे ही यहाँ पर है ब्रेड, तो वापस आया ए, क्योंकि केयर यहाँ पर हम वापस अलग से देंगे। ठीक है, अटायर यानी बी। अब ब्रेड सेड, सेम, अटायर फायर, ए बी बचा। ठीक है, इसी तरीके से पूरी पोएम में राइमिंग स्कीम है ए बी। ठीक है, सो बस आज के लिए बस इतना ही। आप होप आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल, बाय बाय, टेक